तो क्या सीन है भाई, सब सेट चल रहा है, नमाज नमाज पढ़ चुके हैं, आई होप वापस आ चुके होंगे। ऑलमोस्ट 70% क्लास ने ज्वाइन कर लिया है, बाकी भी अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन करने ही वाले होंगे। सो इंशाल्लाह आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे और हमारा जो आज का नया चैप्टर है, व्हाट इज दिस नया चैप्टर? द नया चैप्टर इज नेम्ड एज न्यूक्लियर फिजिक्स। यू नो बेटा, असल में आज जो जुम्मे की वजह से सारी रूटीन थोड़ी आगे पीछे हो गई है, इस वजह से आज आपकी केमिस्ट्री क्लास नहीं हो सकी। ठीक है, अभी पहले फिजिक्स की क्लास होगी, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी वो मैथ्स की क्लास है जिसमें आपकी वो प्रॉब्लम्स हैं वो होनी है। ठीक है, सो जी इधर सुनिए प्लीज, इधर सुनिए। हम क्या कह रहे हैं, हम बेटा आपको भी यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस न्यूक्लियर फिजिक्स? मुझे बताएगा जी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला सबके सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबकी सेहत को ठीक करे, सबको सेहत अता करे। जिस किसी को भी वबा वाली बीमारी है या कोई भी बीमारी है, अल्लाह ताला उनको ठीक करे, हम सबकी ये दुआ है जी। अच्छा प्लीज ये बताइए क्या हुआ? अच्छा ठीक है, हाँ जी, हम ये कह रहे हैं जी जनाब, क्वार्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट वाली फिजिक्स हैं। क्वार्ट्स तो नहीं, क्वांटम फिजिक्स की बात होगी। क्वार्ट्स का लफ्ज कहाँ से ले आए आप? जी बेटा, अब जो मैं असल में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज नोन एज पार्टिकल फिजिक्स है जी। अभी जो आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, अभी जो ये फिजिक्स की एक मॉडर्न फिजिक्स कह दीजिए, ये इसको हम ना पार्टिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में ये न्यूक्लियर फिजिक्स भी आता है, इसी में आगे मैंने आपको क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ाना है, इसी में मैंने आपको आगे थर्मल फिजिक्स भी पढ़ाना है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, फिजिक्स का जो इस वक्त सेक्शन चल रहा है, जो सेक्शन हमारा रहता है, मतलब जिसको हम कह रहे थे कि कल मैंने उस सेक्शन में 4 चैप्टर्स लिखे थे, दैट इज नोन एज पार्टिकल फिजिक्स। वो फिजिक्स जिसका ताल्लुक पार्टिकल्स के साथ होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, और ये जो पार्टिकल फिजिक्स है, इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो कौन सा है? इसको जो भी आप सेक्शन कहते हैं, आई डोंट नो, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, सेक्शन नंबर 4 या सेक्शन नंबर 5 या जो भी आखिरी सेक्शन है। मुझे वो गिनती भूली हुई है, मुझे वो गिनती याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारे आखिरी सेक्शन का ये पहला चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ जी, पार्टिकल फिजिक्स का लेना देना है पार्टिकल्स के साथ, पार्टिकल्स की फिजिक्स के साथ। वैसे तो फिजिक्स क्या चीज होती है, अगर आप मुझे इस बारे में बता दें तो। बच्चों, अगर मैं आज दोबारा नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो मैंने लफ्ज जो फिजिक्स का इस्तेमाल किया है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या क्या चीज? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, फिर एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। आज हम बात करेंगे उस रिलेशनशिप के ऊपर। ऑफ कोर्स आज जरूर, ये आज तक आपको मैटर अलग से पढ़ाया गया है, एनर्जी अलग से पढ़ाई गई है, और इनका जो आपस का रिलेशनशिप होता है उसको बिल्ड नहीं किया गया है जी। मैथ्स तो पढ़ा दिया गया होगा, एनर्जी की भी बहुत सारी किस्में आपको पढ़ा दी गई होंगी, लेकिन जो उनका रिलेशनशिप है उसके बारे में कोई खास बात नहीं हुई होगी। ठीक है, बहरहाल देखते हैं। फिजिक्स हो गया स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं, ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज इसको मुकम्मल भी करेंगे इंशाल्लाह, आज इसको मुकम्मल भी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज पार्टिकल फिजिक्स? है जी, कौन सी फिजिक्स होगी ये? दैट इज एसोसिएटेड, मतलब पार्टिकल्स का मैटर क्या, मतलब मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं या पार्टिकल मैटर होता है? ठीक है, इज स्टडी ऑफ द पार्टिकल्स दैट एग्जिस्ट। जी, आसान लफ्जों में, स्टडी ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स।
mass of the particles, energy of the particles and the relationship between particle physics के नाम से जाहिर है study of the physics of particle. It is a study of what is study of the physics of particles. हैं जी, आपने पार्टिकल्स की केमिस्ट्री तो पढ़ी है, पार्टिकल्स की केमिस्ट्री तो आप पढ़ते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लूज होते हैं तो गेन होते हैं तो शेयर होते हैं तो आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयन बनता है, आयंस बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कंपाउंड्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, लेटरम होता है, पटरम होता है, ठीक है। सो हम पार्टिकल्स की केमिस्ट्री तो पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी तक हमने पार्टिकल्स की फिजिक्स को सही तरह से नहीं पढ़ा है, ठीक है। आज हम पार्टिकल्स की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल्स हैं कौन कौन से, पार्टिकल्स आपकी नजर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जी, आपने अगर एएस में कुछ पढ़ा हो, चलो एक होते हैं सब एटॉमिक जनरल पार्टिकल्स, फिर उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर उनके अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अगर हम पार्टिकल्स का अंदाजा लगाएं तो एक होते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एक लेयर ये, ठीक है। इसके अंदर अगर आप चले जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं अगर आप पार्टिकल्स की साइंस बिल्ड करेंगे तो पार्टिकल्स की 3 किस्में आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। कौन कौन सी जनाब? सर हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फिर हमने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर क्या होता है। एटम्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये पहला पेज है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स बेसिकली हम प्रोटॉन्स और क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के अंदर क्या होता है सर? इन दोनों के अंदर जो है वो क्वार्क्स होते हैं। क्या होता है जी? ये लेवल हमने लास्ट लेक्चर में कहीं, मतलब एएस में कहीं ना कहीं बिल्ड किया हो। इस तरह का लेवल हमारे दिमाग में जरूर है कि हमें पता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। फिर एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर बेसिकली, मतलब उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये जो आपके पास 3 है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा प्रोटॉन हो गया, फिर तीसरा न्यूट्रॉन हो गया। ये जो 3 हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते थे। क्या कहते थे? इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते थे। खैर बार जो भी इनको हम कहते थे, मैं इस वक्त अगली बात बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं इसकी अभी यहाँ से आगे मजीद गहराई में नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन आई होप आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपने ये क्वार्क्स का जिक्र भी किया हुआ है जी। क्वार्क्स के दरमियान में एक फोर्थ नेचुरल फोर्स का जिक्र भी किया हुआ है, दैट इज अ वीक फोर्स। हाँ, क्वार्क, अच्छा ठीक है, मैंने क्वार्ट्स कह रहे थे, क्वार्ट्स कुछ और थे। क्वार्क, QUARKS, क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। क्वार्क्स की भी किस्में होती हैं, क्वार्क्स की भी आगे मजीद किस्में होती हैं। अगर आप इसकी भी किस्में जानना चाहते हैं तो यू मस्ट नो कि क्वार्क्स जो हैं वो पता नहीं क्या होता है। अप क्वार्क होते हैं, हाँ कोरोना ने दिमाग उड़ाया, अप क्वार्क्स होते हैं या फिर डाउन क्वार्क्स होते हैं, या फिर हमने कहीं पढ़ा होगा स्ट्रेंज क्वार्क्स भी होते हैं, ठीक है। और आगे इससे भी आगे जाएंगे तो एक लफ्ज है चार्मिंग क्वार्क्स, है जी। क्वार्क्स चार्मिंग भी होते हैं। खैर मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो बहुत आगे की फिजिक्स है, ठीक है। आपके सिलेबस में अप और डाउन ही पढ़ाया गया है, स्ट्रेंज को भी मेरे ख्याल से मैंने नहीं पढ़ाया। अप और डाउन के बारे में पढ़ाया था पिछले साल कि अप क्वार्क होते हैं, फिर डाउन क्वार्क होते हैं, हाँ जी। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है आप ही की तरह जी। अप होते हैं, डाउन होते हैं और स्ट्रेंज होते हैं, ठीक है।
अप क्वार्क की साइंस भी आपको सिखाई हुई है, डाउन क्वार्क की साइंस भी आपको सिखाई हुई है। मुझे कोई बता सकता है कि एक प्रोटॉन में कितने, मतलब एक प्रोटॉन के अंदर कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं? जी प्लीज। प्रोटॉन के अंदर कौन से होते हैं सर? अप अप डाउन। एक प्रोटॉन के अंदर 2 अप होते हैं और एक डाउन होता है। अच्छा, ये जो 2 अप होते हैं, अप वाले का चार्ज क्या होता है? अप वाले का चार्ज क्या होता है? अगर आप क्वार्क को पहचानेंगे तो इसका चार्ज होता है सर +2/3। इसका चार्ज होता है +2/3। अच्छा, इसका चार्ज अगर +2/3 होता है, ये डाउन वाले का चार्ज कितना होता है सर? डाउन वाले का चार्ज होता है -1/3। ठीक है। स्ट्रेंज के बारे में हमने कोई खास चीजें नहीं पढ़ी थी, स्ट्रेंज के बारे में हमने कोई खास चीजें नहीं पढ़ी थी। ठीक है, इसको मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, बिकॉज मैंने सिर्फ प्रोटॉन की क्वार्क स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन की क्वार्क स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, अप डाउन डाउन। प्रोटॉन के बारे में बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, अप अप डाउन होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मतलब अगर आप प्रोटॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यू मस्ट से सर इसके अंदर एक अप होता है, एक और अप होता है, एक डाउन होता है। इट इज समथिंग लाइक दिस। जहां तक न्यूट्रॉन का ताल्लुक है, जहां तक न्यूट्रॉन का ताल्लुक है, उसमें एक अप होता है और 2 डाउन होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? और इनके दरमियान में, इन अप और डाउन क्वार्क्स के दरमियान में, क्वार्क्स के दरमियान में क्या होता है, एक फोर्थ इंटरेक्शन होती है, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे कि देयर इज अ वीक इंटरेक्शन, देयर इज अ वीक इंटरेक्शन। अब जरा लेवल पे गौर कीजिएगा प्लीज, अब जरा इस लेवल पे गौर कीजिएगा। देयर इज a weak interaction between what? Between quarks. There is a weak interaction between quarks. बल्कि इसका एक नाम होता है, इस फोर्स को हम कहते ही क्या है? इस फोर्स को हमने कहना ही क्या है? एक सेकंड रुकिए। If I say force between quarks, होती है स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं इसको वीक इंटरेक्शन है। underlies interaction between all particles containing quark. चलिए, अभी मैं इस इंटरेक्शन का फोर्थ, एक सेकेंड, इसको वीक इंटरेक्शन ना कहें, इसीलिए मैंने इसको कंफर्म किया। Rest of the 4 fundamental organisms which put 4 hormones together. So its K particles are जी नहीं, मैं इसको न्यूक्लियर फोर्स नहीं कहना चाह रहा, मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने न्यूक्लियर फोर्स किसको कहना है। देखो भाई, लिखना छोड़ो, यहीं पर तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, ये बताइए जरा प्लीज। व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, प्लीज ये बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन जाती तौर पर नेगेटिव होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के दरमियान में कौन सी फोर्स होती है? यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी सर? इनके दरमियान में होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सी वाली? नहीं नहीं नहीं, यही तो समझाना है। जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाई वुड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? व्हाई वुड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस?
इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इनके दरम्यान में क्या होती है? ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में देयर इज व्हाट, देयर इज नॉट, इसके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स नहीं भाई, तला गलत बताया आपने, इसके दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स है। क्या है जी? इसके दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये भी तो कलेक्टिवली रहते हैं। अच्छा एक सेकेंड, प्रोटॉन और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, दो प्रोटॉन्स के बीच में कौन सी फोर्स है? ये सवाल। बच्चों जवाब दो ना यार, किधर खो गए हो? दो प्रोटॉन्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल रिपल्शन है, दो प्रोटॉन्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल रिपल्शन है, और साथ ही साथ दो प्रोटॉन्स के दरमियान में न्यूक्लियर क्या है? दो प्रोटॉन्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल रिपल्शन तो है ही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी है। चलो अगर हम दो प्रोटॉन्स के दरमियान में अगर आप न्यूक्लियर रिपल्शन मान रहे हो तो ओके, आप मुझे बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या? चलो ये बताओ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में क्या है? इनके दरमियान में न्यूक्लियर फोर्स है, एग्जैक्टली इनके दरमियान में एक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, इनके दरमियान में न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक हो गया? ओके हो गया जी। अच्छा, अब क्वार्क्स के दरमियान में क्या है? जी जनाब, फिल वक्त की हद तक अगर आप इसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हो, ठीक है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के दरमियान में क्या है, पहले उसको जरा समझ लो। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में न्यूक्लियर फोर्स है, और जो एक प्रोटॉन के अंदर अप डाउन क्वार्क हैं, दो अप और एक डाउन क्वार्क हैं, उनका चार्ज भी है, ठीक है, उनके दरमियान में इस अप और डाउन वाले क्वार्क के दरमियान में क्या है? अप और डाउन वाले क्वार्क के दरमियान में क्या है जी? इसको कहते हैं फोर्थ। अब वी के स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दो, वी के स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दो, उसको कहते हैं फोर्थ इंटरेक्शन, फोर्थ इंटरेक्शन है जी, जस्ट कॉल इट फोर्थ इंटरेक्शन, ठीक है। नाम उसको मैं भी ना इलेक्ट्रिकल का दे रहा हूं, ना मैं उसको नाम अभी न्यूक्लियर का दे रहा हूं, बल्कि मैं उसको नाम दे रहा हूं फोर्थ इंटरेक्शन का। है किसी को प्रॉब्लम इस बात से? हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स का तो अंदाजा 100% है कि सर वो जो चार्जेस के दरमियान में ऑपोजिटली चार्ज्ड या ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। बेसिकली पूरा चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स तो 100% पता होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स का तो हमें 100% पता होना चाहिए। इसी तरह अभी हमारे पास एक चैप्टर क्या है, क्या हमारे पास चैप्टर फोर्स इंटरेक्शन के नाम से? नो, हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर फोर्स के नाम से। किस नाम से चैप्टर है जी? न्यूक्लियर फेजेस के नाम से। तो हाँ, हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में खुद को हर चीज बताने की कोशिश करनी है। हमारे सिलेबस में क्या है जी? आप न्यूक्लियर फोर्स को समझें, आप न्यूक्लियर फोर्स की सारी साइंस को समझें। ये जो फोर्थ इंटरेक्शन है इस पे आप क्वेश्चन मार्क ही लगा रहने दें, इस पे भी आप फिलहाल क्वेश्चन मार्क ही लगा रहने दें जी। तो बच्चों आई होप आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया। सर तो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में होती है ना? होती है, सारे न्यूक्लियॉन से तो नहीं होती, बिकॉज दे हैव न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। मैं यही तो कह रहा हूँ शहीद बेटा, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप लोगों ने अपने आप को क्या समझाना है कि अगर आप चार्जेस की बात करेंगे तो चार्जेस की वजह से दो चार्जेस के दरमियान क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है। न्यूक्लियॉन की बात करेंगे तो दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स होती है। लेकिन अगर आप फोर्स की नेचर की बात करेंगे ना, तो दुनिया की सबसे पहली नेचर की फोर्स क्या है, जिसको हम अगर अपने हिसाब से चलें तो हम कहेंगे सर दो मैसेस के दरमियान होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर दो चार्जेस के दरमियान होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स, फिर दो मैग्नेट्स के दरमियान होती होगी मैग्नेटिक फोर्स, फिर दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान होती होगी न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है,
हम इस हिसाब से चलेंगे। भाई मैं क्वार्क के दरमियान में क्या फोर्स है, मैं इसको लिखना भी नहीं चाहता यार, मारो उसको गोली। जी, मैं भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियॉन्स इन इसको पहले पूरा समझ लूं, इसकी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स समझ लूं, फिर मैं क्वार्क्स के अंदर जाके उसकी फिजिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। हमें इतना तो पता जरूर है, हमें इतना तो पता है कि यार ये क्वार्क होता क्या है, हमें बस इतना यही पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क होते हैं, दो अप होते हैं, एक डाउन होता है, एक अप, इसमें एक अप होता है, दो डाउन होते हैं, उनका चार्ज क्या है हमें तो इसके आगे की साइंस ही नहीं पता, हमें तो यहाँ से आगे क्वार्क्स का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। हमें क्वार्क के बारे में मैक्सिमम उनके चार्जेस पता हैं, तो मैं उसके भी ना फोर्सेस का जिक्र करूंगा, ना उनकी एनर्जी का जिक्र करूंगा, ना मुझे उसकी क्वार्क्स की फिजिक्स अभी पढ़ानी नहीं है। हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, क्या नाम है हमारी फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स। लो जी सर जी, फिर आप ये क्वार्क्स तक चले क्यों गए हैं, लो जी गलती हो गई। हाँ जी, जस्ट क्वार्क, चलो नहीं, एक क्वार्क तो लिख लेना चाहिए, इसके अंदर क्वार्क होता है बस, ठीक होता है इतना पता है हमें, अब वो क्या होता है वो नहीं पता। चलो ये लो जी भाई। सो ये तो मैंने आपको पार्टिकल्स के बारे में अंदाजा दे दिया, क्या पार्टिकल्स का बेसिक लेवल है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक लेवल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं, मेरे आज के चैप्टर का नाम क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। सो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लीज टेल मी दैट। है जी सर जी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स आसान से लफ्जों में स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज व्हाट, लिखें जी इसका, इट इज द it is the branch of physics that deals with the study of nucleus, that deals with the study of nucleus, that deals with the study of nucleus, ठीक है, that deals the study of nuclei, nuclei ढेर सारे हों, चलो एक हो तो न्यूक्लियस होता है, ढेर सारे हों तो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई, that deals the study of different nuclei, that deals the study of nucleuses, nucleuses क्यों न्यूक्लियाई कहते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को मसला है जी। अब ये न्यूक्लियस होती क्या चीज है, चलो यहाँ से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर इस सारे को मिटाए ना, फिर दोबारा से समझाएं कि न्यूक्लियस क्या चीज होती है। जी तो भाई, व्हाट इज अ न्यूक्लियस, व्हाट इज अ न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस ना बेसिकली सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम होता है जी। व्हाट इज न्यूक्लियस, यहां से काम स्टार्ट करता हूँ। न्यूक्लियाई के साथ लफ्ज लिखिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ पहली बात लिखिए व्हाट इज न्यूक्लियस, इट इज द सेंट्रल पार्ट, इट इज द central part of an atom, it is the central part of an atom। ओके जी, अब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम होता है इसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस जगह पे होता क्या है, इस सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियॉन्स हम किस चीज को कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स में दो लफ्ज आते हैं, या तो प्रोटॉन्स आते हैं, लो जी मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया, मैं अपने चैप्टर के हिसाब से चल रहा हूँ, या फिर सर जी न्यूट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं या न्यूट्रॉन्स आते हैं। प्रोटॉन्स के बारे में हमें पता है कि क्या चीज है, न्यूट्रॉन्स के बारे में भी हमें पता है कि क्या चीज है। प्रोटॉन क्या चीज है जी, जी बच्चों प्लीज बताएंगे व्हाट इज प्रोटॉन। जरा मुझे वो अल्फाज सिखाइए जो अल्फाज मैंने आपको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड रुकिए,
हाँ जी, मैंने ना क्वार्क मॉडल वाले चैप्टर में आपको कुछ चीजें सिखाई हैं। ये हेड्रॉन या लेप्टॉन, हेड्रॉन या लेप्टॉन। फिर एक सवाल है, ये प्रोटॉन जो है ये हेड्रॉन है या ये लेप्टॉन है? हेड्रॉन ये होता था कि जो 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 के फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते थे। हेड्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होते थे बिकॉज वो किसी ना किसी और चीज से बने होते थे। यस एग्जैक्टली। प्रोटॉन क्या चीज है? प्रोटॉन इज अ हेड्रॉन। व्हाट इज इट? इट इज अ हेड्रॉन। ठीक है, क्यों जी? व्हाई इज इट अ हेड्रॉन? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ quarks, because it is made up of, it is a hadron that is made up of quarks। ठीक है, अच्छा हाँ जी, न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है सर? न्यूट्रॉन भी क्या चीज है? न्यूट्रॉन भी एक हेड्रॉन है। इट इज ऑल्सो अ हेड्रॉन that is also made up of quarks। that is also made up of quarks। बिल्कुल ठीक हो गई, that is also made up of quarks। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं? इसमें कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं? ठीक है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। किसके अंदर होता है जी? अप अप डाउन। इसमें क्या होता है? दो अप एंड वन डाउन। इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स। कौन कौन से? कितने कितने? टू अप एंड वन डाउन। टू अप्स एंड वन डाउन। टू अप्स एंड वन डाउन। उसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इट इज समथिंग लाइक दिस, अप अप and down। This is how a proton exists। This is a proton, this is a proton। up up down, जोड़ दें दोनों को आपस में, up up down। ठीक है, इस up up down की वजह से इसका जो चार्ज है, what is the charge in it? इसका जो relative charge है, its relative charge is plus 2/3 plus 2/3 minus 1/3। what is it? 4 minus 1 3, 3/3 is plus 1। its relative charge is plus 1। इसका जो एक्चुअल चार्ज है, इसका एक्चुअल चार्ज इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अप एंड डाउन? जस्ट नाम है उनके, जो ऊपर की तरफ दो है उनका नाम अप है, जो नीचे की तरफ एक पड़ा हुआ उसका नाम डाउन। नाम है उनकी पोजीशन की वजह से। दो उनमें अप पड़े हैं, एक उनमें डाउन पड़ा है। ठीक है, अच्छा जी, जहां तक ताल्लुक है न्यूट्रॉन्स का, इट इज अ हेड्रॉन दैट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स। कौन से वाले? वन अप एंड टू डाउन्स। ठीक है, उसमें क्या है? एक अप है और दो डाउन पड़े हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। उस हाँ, अप का चार्ज +2/3 है, डाउन का चार्ज -1/3 है। तो अगर आप यहाँ पे इसका आगे अभी अगर आप रिलेटिव चार्ज मुझसे पूछेंगे तो होगा +2/3, फिर -1/3, फिर -1/3। दैट कम्स आउट टू बी क्या? दैट कम्स आउट टू बी 0। इसका एक्चुअल चार्ज क्या है? इट्स एक्चुअल चार्ज इज ऑल्सो 0। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जो बात है वो ये है, मैं इसके ना चार्ज से ज्यादा आज के चैप्टर में, मैं इसके चार्ज से ज्यादा मैं इसके इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैथ्स में इंटरेस्टेड हूँ। इनके चार्ज से ज्यादा इनके मैथ्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो जरा प्लीज मुझे ये बताइएगा कि इनके मैथ्स का क्या सीन है। मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा। देयर मैथ्स इज नो, इट इज नॉट 1U। प्रोटॉन का मैथ है 1.00782 हाँ जी, क्या सीन है जी? इसका जो मैथ है वो है 1.00782 क्या नहीं है? तो सेम बताता हूँ अभी, ये यहीं से तो चैप्टर निकालना है मैंने। इस बात से मैंने अपना चैप्टर डिसाइड करना, इस बात से मैंने अपनी पहली प्रॉपर्टी निकालनी है भाई। देखते हैं
इस न्यूट्रॉन का अगर आप मास देखें, मेरे पास नीचे, आप लोग नीचे लिखेंगे प्लीज, आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं। इसका है जी 1.008665665 दिस इज, और ये भी u, दिस इज द mass of this neutron, this is the mass of this neutron। ठीक हो गया। और जहां तक ताल्लुक है यहाँ पे इस u का, तो व्हाट इज दिस 1u की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो जरा मैं अगर आपको बताता चलूं। चलें, अगर आप इसको उस तरह से निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास। डू वी हैव टू मेमोराइज द मैसेज? नो, नहीं याद नहीं करना, समझाता हूँ, यू भी समझाता हूँ भाई, यू भी समझाता हूँ। अच्छा, एक काम करो, एक साइड बनाया पेज के हेडर पे जाके 1u की वैल्यू लिखो। जरा मुझे प्लीज ये बता दो कि 1u की वैल्यू क्या होती है। 1 पॉइंट, बल्कि एक सेकंड, u की तरफ जाता हूँ, बल्कि u को लिख कर इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। हाँ जी, u को लिख कर इससे मल्टीप्लाई करो। पेज के हेडर पे जाओ, पेज के हेडर पे जाके मैं u की वैल्यू लिखूं। u की वैल्यू लिखो जी, 1u की वैल्यू लिखो 1.6605। कितने डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, 1.660053 389 05389 into 10 power minus 27 kg। जी भाई, अब आप सोचोगे कि सर ये डेटा बुकलेट में वैसे क्या लिखा हुआ है, ये बताओ। डेटा बुकलेट में 1u के बारे में क्या लिखा हुआ है? 1.66 into 10 power अप्रोक्सीमेटली 1.66 into 10 power minus 27 kg लिखा हुआ है ना। इस बात को पेज के हेडर पे लिखो कि डेटा बुकलेट में ये लिखा हुआ है। मैं जो इतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने एक मसला निकालना है, मैंने एक मसला आपके सामने रखना है, इस वजह से मैं इतनी प्रिसाइज वैल्यू यूज करूंगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर आप इस वैल्यू को, इज दैट द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन 1.0086665u, यस 8665u, ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्लीज एक बात ये बता दीजिए, कि प्रोटॉन का मास केजीज में कितना आता है। इस 1.0072825 को u से मल्टीप्लाई कराएं, वो है 1.6605389389 1.66053893। इससे जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा प्लीज गौर से, मेरे पास क्या वैल्यू आती है। 1.67 672623 67 1.007825 मल्टीप्लाई बाय 1.66। एक सेकंड रुकिए जरा, पॉइंट 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, एक्चुअल मास निकालता हूं। The value comes out to be 1.67। एक काम करें यार, मुझे ये वाली वैल्यूज नहीं लिखवानी, मुझे आपके यहाँ डेटा बुकलेट टाइप से वैल्यू निकालनी है। किसी के पास वो पास्ट पेपर्स हैं, और वहां पे डेटा बुकलेट के पहले पेज पे कुछ वैल्यूज लिखी, और डेटा बुकलेट के पहले पेज पे कुछ वैल्यूज लिखी। 1.008665u, ठीक है। फिर रेस्ट मास इज 1.0072767276। तो यहाँ इसने क्यों चेंज किया हुआ है? जीरो 7825। 2 मिनटों के बच्चों, मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, मुझे उन दोनों में से कंफर्म करना है कि कौन सी वाली वैल्यू ठीक है। बच्चों, मैंने ये वाली वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखवाई है, इसको प्लीज काटिए। इट्स वैल्यू शुड बी 1.007276 7276u। हाँ जी, ये होना चाहिए।
1.007276 U ये वैल्यू है जी। दो मिनट रुक जाइए बस। हाँ जी, आप बताएं इस 1.00 इस 1.007276 को अगर आप इस 1 U से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? जवाब विल बी 1.672623 U। लो जी, ये मैथ्स आ रहा है, यू नहीं इंटू 10 पावर -27 kg, ये आपके पास मैथ्स आएगा प्रोटॉन का। ये आएगा U के अंदर, ये आएगा U के अंदर और ये आएगा kg के अंदर। इसी तरह जब आप ये वाली वैल्यू निकालोगे, ये वाला मैथ्स कितना आएगा? इसको जरा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.008 665 मल्टीप्लाई बाय 1.66053 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1.67424929। ठीक हो गया जी। ये वाली वैल्यू आएगी 1.674929 674929 इंटू 10 पावर -27 kg। तो जी फटा क्या स्टार्ट हो गया? अब चलें आप अपने डेटा बुकलेट की तरफ। अब आप मुझे अपनी डेटा बुकलेट से वैल्यूज बता दें। अब आप मुझे अपनी डेटा बुकलेट को देखकर वहां से वैल्यूज बता दें। जिस तरह आपने मुझे यहाँ पे 1 U की वैल्यू, मैंने तो आपको 6-7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखवाई है। आप जब डेटा बुकलेट देखते हैं तो डेटा बुकलेट से देखकर आपने मुझे क्या बताया है? 1 U की वैल्यू डेटा बुकलेट से देखकर क्या बताइए भाई? 1.66 इंटू क्या? इंटू 10 की पावर -27 kg। बिल्कुल ठीक है। जरा प्लीज चेक कीजिए डेटा बुकलेट में प्रोटॉन का मास अलग से मेंशन्ड है क्या? आपको डेटा बुकलेट में मास ऑफ प्रोटॉन अलग से मेंशन्ड है? अगर है तो प्लीज बताइए क्या वैल्यू है। अगर है तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? डेटा बुकलेट में मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखा हुआ है? 1. ये लिखा हुआ, ठीक हो गया। प्लीज बताइए वहां पे क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन अलग से लिखा हुआ? जी वो क्या लिखा हुआ है सर? वो भी क्या बोलते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट करके नहीं लिखा होना चाहिए। चलो मुझे बता दो, इसको देख के बता दो, राउंड करो। 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg लिखा हुआ है। लो जी, वैल्यूज का फटा खत्म नहीं हुआ है, वैल्यूज का फटा स्टार्ट हुआ है। आप कहेंगे सर अजीब व गरीब शुगल चल रहा है यार, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं भी एक जिस बात की तरफ लेके जाऊंगा आपके तबक रोशन हो जाएंगे। ठीक है जी, दोबारा सुनिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। है जी, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with क्या? that deals with the study of nuclei or the nucleus। ठीक है, ओके। नाउ हेडिंग हमारे पास आ गई, चैप्टर का नाम हमारे पास आ गया, न्यूक्लियस की बात हम पढ़ रहे थे। व्हाट इज न्यूक्लियस? सर इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। What is it known as? What does it contain? It contains nucleons. What are nucleons? Nucleons are basically protons को कहते हैं, या हम neutrons को कहते हैं। Basically these two are, they're not fundamental particles, they're in fact hadrons that are made up of quarks. It is made up of 2 up quarks, 1 down quark। ठीक हो गया। It is made up of 1 up 2 downs। ठीक हो गया। इसका चार्ज ये वो
ये सारी बात कहाँ की है कि ये हेड्रॉन है और ये क्वार्क से बना है, इसमें 2 अप हैं और एक डाउन है, इसका रिलेटिव चार्ज +1 है, या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। बेटा जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चार्ज की बात है ये तो एएस की है। मैंने तो अभी चार्ज की आज बात ही डिस्कस नहीं करनी, मैंने तो बात डिस्कस करनी थी किसकी, इनके मैथ्स के प्रॉब्लम की। इनके मैथ्स में एक प्रॉब्लम है, मैंने वो बात डिस्कस करनी थी। क्या प्रॉब्लम है सर? इसका जो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को अगर लिखा जाए तो लिखा कैसे जाता है? वैसे प्रोटॉन को लिखते कैसे हैं? सिंबॉलिकली ऊपर भी 1 लिखते हैं साथ, नीचे भी 1 लिखते हैं। इसका प्रोटॉन नंबर भी 1 है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियॉन नंबर भी 1 है। जहां तक ताल्लुक है न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हैं सर? न्यूट्रॉन का जो है वो ऊपर लिखते हैं 1, नीचे लिखते हैं 0। क्यों जी सर? इसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 0 है, इसका प्रोटॉन नंबर 0 है, और इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है, इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है व्हाट इज इट? दैट इज 1। न्यूक्लियस के अंदर तो है ना ये चीज, न्यूक्लियॉन तो ये है ना। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सो अब इसके जहां तक मास का ताल्लुक है, सर ये U कुछ और चीज है, 1U की वैल्यू कुछ और है, मास ऑफ प्रोटॉन कुछ और है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कुछ और है। हालांकि हालांकि अब यहां से बात स्टार्ट करते हैं जी, यहां से बात स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं उस बात तक जाऊं, मुझे एक बात बताइए, इनको चलें एक और बात भी कर लेता हूं, एक और बात भी कर लेता हूं, बल्कि डायरेक्ट एक फैक्ट की तरफ जाते हैं। एक मसला चल रहा है जी, मसला ये चल रहा है, देयर इज अ फैक्ट जिसको आइंस्टाइन साहब ने डिस्कवर किया है। आइंस्टाइन साहब एक फैक्ट डिस्कवर करते हैं। वो क्या? वो कहते हैं ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब अलग अलग करके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ये बिल्कुल जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इनका जो मास होता है, इनका जो मास है, दैट इज नॉट इक्वल टू द मास, गौर से मेरी बात सुनिए, द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओहो ओहो, क्या कहा उन्होंने? The mass of individual nucleons, the total mass of individual nucleons is not equal to the mass of the nucleus. लो जी, लो जी, हूं दसो जी, क्या कहा मैंने? पहले मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर होता ही सिर्फ न्यूक्लियॉन्स हैं, और तो कोई चीज ही नहीं होती। उसके अंदर होता ही सिर्फ क्या है? उसके अंदर होता ही सिर्फ न्यूक्लियॉन्स हैं। तो फिर जो न्यूक्लियॉन्स का वजन होगा, जो न्यूक्लियॉन्स का वजन होगा, वो वजन न्यूक्लियस का भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, वजन न्यूक्लियस का भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन अभी हम जब मैं किसी किताब से देखकर कुछ वैल्यूज लिख रहा था, कुछ वैल्यूज लिख रहा था, तो मुझे पता चला कि जो न्यूक्लियस का वजन होता है, जो न्यूक्लियॉन्स का कलेक्टिव वजन होता है, वो हम एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, 1U के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके पास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 वाला हिसाब किताब होता है। ठीक है, ठीक है। सो लेकिन जब आप इंडिविजुअल प्रोटॉन्स के रेस्ट मैसेस की बात करते हैं, आई डोंट गेट दिस फैक्ट, मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया, पूरा मैंने समझाया कब? अभी तो मैंने बात लिखी है सिर्फ, अभी तो मैंने दिमाग में पटाखा फोड़ा है, दिमाग में पटाखा फट गया है काफी है कि सर ऐसा कैसे मुमकिन है। ऐसा मैं यही चाहता हूँ कि सब के सब लिखें, सर आई डोंट गेट दिस फैक्ट, आई डोंट गेट दिस फैक्ट। मैंने कब कहा है कि मैंने समझा दिया है? ठीक है, इसी बात को तो कह रहा हूं कि मैंने लिख क्या दिया है, लिख क्या दिया है। पहले सर ये 6 डेसिमल प्लेसों ने दिमाग खराब किया हुआ था, आपने एक अजीब गरीब सी स्टेटमेंट लिख के दिमाग का और दही बना दिया, दिस मेक्स नो सेंस। मैंने कब कहा है कि सेंस है इसकी? ठीक है, इसी वजह से तो आइंस्टाइन को 6-7 साल तक, जब तक उसने थ्योरी पेश की, दुनिया पागल कहती रही इसका दिमाग खराब है जी, वो दुनिया इसको पागल कहती रही। आइंस्टाइन साहब अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आइंस्टाइन साहब स्टार्ट हो रहे हैं। वो भाई ने क्या फरमाया? भाई ने सबसे पहली बात ये फरमाई कि जनाब
जो न्यूक्लियस का जो कलेक्टिव मास है, जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियॉन्स का इंडिविजुअल मास है, वो आपस में बराबर नहीं है, वो आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, किसका मास ज्यादा है? चलो पहला एक और बात बता दो, किसका मास ज्यादा है? आई बिलीव इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स जो हैं उनका मास ज्यादा है। इसी बात को अगर मैं लिखूं, और 2 मिनट रुकिए, नो 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 नो, एक और बात, द टोटल मास of individual nucleons is greater than the mass of nucleus. न्यूक्लियस का जो कलेक्टिव मास है, ठीक है, आओ ओ भाई सब्र करो ना यार, सब्र करो। मैं अभी तक बात बोली ना, तुम लोग मशवरे दिए, सर ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। सिर्फ दिमाग से कहो यार, इतनी बात परसीव करे कि कोई मसला है। अब क्या मसला है वो मैं बताऊंगा ना, ठीक है। अच्छा, सो मसला है, क्या मसला है? दोबारा सुनिए। टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ओके जी, आइंस्टाइन साहब ने कहा है, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये बात इस चीज को देखकर फील होती है कि अगर मैं कहूँ किसी चीज का कोई एक न्यूक्लियस है, उसमें 5 न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका मास होगा 5 इंटू यू। तो जब आप 5 इंटू यू करेंगे तो 5 इंटू दिस करना पड़ेगा, उसका जवाब कुछ और आएगा। ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इनके अलग अलग करके ऐड करेंगे तो इनका जवाब बड़ा आएगा। सर ये फर्क मुमकिन कैसे है? ये फर्क मुमकिन कैसे है? इस फर्क की मुमकिनात कहां से आ गई जनाब? ये फर्क मुमकिन इस वजह से है, आइंस्टाइन साहब फरमाते हैं देयर इज अ मास डिफेक्ट। वो इस टर्म को क्या कहते हैं? देयर इज अ मास डिफेक्ट in the nucleus. There is a concept of mass defect in the nucleus. लो जी, इसका मतलब हुआ, आइंस्टाइन साहब क्या फरमाते हैं बाद में बताता हूँ, आप ये समझिए, there is a concept of mass defect. There is a concept of mass defect associated. There's a concept of mass defect in the nucleus, या फिर associated with the nucleus. There is a concept of mass defect associated with the nucleus. Mass defect टर्म आ गई ना, अब टर्म बिल्ड हो रही है कि सर मैस अगर बराबर नहीं है, न्यूक्लियॉन्स का, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मैस अगर ज्यादा है, ठीक है, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का अगर मैस ज्यादा है और न्यूक्लियस का मैस कम है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह आइंस्टाइन साहब समझाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये जो मैस डिफेक्ट है, ये बेसिकली इट इज ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी, और इट इज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, वो साइंसदान कहता है कि जब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स अलग अलग थे तो उनके दरमियान में कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं थी, कोई न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब वो न्यूक्लियॉन्स करीब करीब आए, आपस में जुड़ना उन्होंने स्टार्ट किया, तो न्यूक्लियर फोर्स बिल्ड हुई। उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हुई। जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो हम कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है। जब क्या होता है? जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का आइडिया भी है कि जब भी फोर्स बिल्ड होती है, फोर्स डेवलप होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, तो जब एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी कहां से आई? कौन सी एनर्जी रिलीज हो गई? तो आइंस्टाइन साहब फरमाते हैं कि सर जी वो जो मैस था ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? स्टडी ऑफ मैटर, मैटर इज मैस। स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ई। देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, वो अलग से है। देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो अलग से है। Nowadays there is a law
of conservation of matter and energy. There is a law of conservation of matter and energy कि matter individually conserve नहीं होता या energy individually. चलो वैसे तो अगर आप न्यूक्लियस से बाहर की बात करते हैं, पूरी फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, अगर आप पार्टिकल फिजिक्स के अलावा हट के बात करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स से हट के बात करते हैं, तो ठीक है जी, एक अलग से होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक अलग से चीज होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जब आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो देयर इज अ टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डैश एनर्जी, मास एनर्जी, मास एंड एनर्जी. वो कहता है मास और एनर्जी दो नहीं, एक ही चीज के दो रुख हैं, एक ही चीज की दो फॉर्म्स हैं. दिमाग को फटाएगा भी ये, एक ही चीज की दो फॉर्म्स हैं, मास और एनर्जी एक ही चीज है, मास और एनर्जी एक ही चीज है. जब न्यूक्लियस क्या होगा, जब न्यूक्लियस क्या होगा, इक्वेशन अभी खराब है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाने के लिए कोई एनर्जी लानी पड़ेगी बीच में. आइंस्टाइन साहब फरमाते हैं कि व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज ड्यू टू द क्या, इज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फॉर्मेशन और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. अब ये भी तो जरूरी तो नहीं कि न्यूक्लियस को फॉर्म ही करना है. अगर न्यूक्लियस जब फॉर्म हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, कंफर्म. लेकिन जब न्यूक्लियस तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो सर एनर्जी देनी पड़ेगी है. बनते वक्त, न्यूक्लियस बनते वक्त एनर्जी रिलीज होगी और न्यूक्लियस तोड़ते वक्त एनर्जी देनी पड़ेगी. तो कोई एनर्जी का मसला होगा. वो एनर्जी बेसिकली किसके बराबर होगी, वो एनर्जी बेसिकली किसको अकाउंट करेगी, वो एनर्जी बेसिकली इस मास डिफेक्ट को अकाउंट करेगी. जी हम क्या कह रहे थे, हमने बड़ा प्यार से मोहब्बत से चैप्टर को स्टार्ट किया. न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियॉन्स बोले, प्रोटॉन्स बोले, न्यूट्रॉन्स बोले, ओ लेवल्स की बात की, ए लेवल्स की बात की, एएस की बात की, और एकदम से जब हमारी ओ लेवल्स और एएस खत्म हुई तो हमने खड़े खड़े ही इसकी 6-7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यू लिखा, इसका 6-7 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका मैथ्स लिखा, 6-7 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसका मैथ्स लिखा, और स्ट्रेट अवे क्या कह दिया कि भाई अगर आप 5 प्रोटॉन्स का इंडिविजुअली मैथ्स निकालो और अगर 5 न्यूक्लियॉन्स लाइक न्यूक्लियस के अंदर अगर जो 5 प्रोटॉन्स हैं जो जुड़े हुए हैं उनका 5u निकालो तो कुछ और आएगा. इनफैक्ट क्या होगा, इनफैक्ट ऐसा होगा कि सर इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मैथ ज्यादा आएगा देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस. सो ऐसा क्यों होगा, हमने कहा देयर इज अ मास डिफेक्ट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस. देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस. व्हाट इज दैट कांसेप्ट, व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट को अंडरलाइन कीजिए और उसको अंडरलाइन करके आइंस्टाइन साहब की कुछ स्टेटमेंट है वो लिखिए. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, हियर कम्स द आइंस्टाइन, here comes the concept of Einstein, here comes the idea of Einstein. जी according to him क्या होता है जी, क्या होता है, वो फरमाते हैं the mass defect is due to, according to him, the mass defect is due to क्या, is due to the energy released when nucleus is formed from individual nucleons or energy absorbed, or we can say the energy absorbed when nucleus is disintegrated
into is disintegrated into its into individual न्यूक्लियॉन्स। जी भाई क्या हुआ? वो फरमाते हैं सर कि जो मास डिफेक्ट है ये किस वजह से है? अकॉर्डिंग टू हिम द मास डिफेक्ट is due to क्या? is due to the energy released is due to the energy released when the nucleus is formed from जब न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, जब न्यूक्लियस को आप तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो which means क्या? which means some mass is, अगर मैं इसकी बात करूं, mass defect is due to the energy released when nucleus is formed। इसका मतलब यह है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा था, न्यूक्लियॉन्स करीब आ रहे थे, जब न्यूक्लियॉन्स करीब आ रहे थे, एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो बेसिकली वो मास था जो एनर्जी में रिलीज हो गया। हाँ जी, it means what? It means what? That some mass is converted. It means that some mass is converted, some mass of the nucleon, some mass. It means that some mass of the nucleons is converted into क्या? Is converted into energy. It means that some mass of the nucleons is converted into energy, when nucleus is formed। मतलब nucleus is formed का मतलब क्या है कि nucleons join together when nucleus is formed, या फिर आप इसका ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, when nucleus is formed, मतलब that is nucleons join together। अलग अलग हैं तो कोई और सीन है, जब जुड़ते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो यू नो व्हाट हैपेंस। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, नाउ इट मेक्स सेंस। ओके जी, नाउ इट मेक्स सेंस। तो मुझे पता था कि पहले मैं थोड़ी सेंसलेस सी बात कर रहा था, जो दिमाग को पढ़ ही नहीं रही थी, दिमाग उसको परसीव ही नहीं कर रहा था, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा था। तो है ना जनाब, आइंस्टाइन साहब है ना आपको समझाने के लिए। क्या फरमा रहे हैं आइंस्टाइन साहब? वो कहते हैं जनाब ये जो मैथ्स में फर्क आया है, मैथ्स का जो डिफेक्ट आया है, मैथ्स में जो मसला आ रहा है, ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि इंडिविजुअल वाले जो मैथ्स हो, इंडिविजुअल वाले जो, अगर आप यहाँ पे मैंने किसी किताब में एक तराजू बना हुआ देखा है, वो कहते हैं कि जब आपके पास न्यूक्लियॉन्स अलग अलग पड़े तो सीन कुछ और है, और जब आपके पास न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे होकर पड़े हैं तो सीन कुछ और है। क्या सीन है? वो कहते हैं जी इनका मास ज्यादा होता है। इट इज समथिंग लाइक दिस, इसका मास ज्यादा होता है तराजू में व्हाट इज हैपनिंग, जिसको आप बिल्कुल बैलेंस तराजू समझते थे, असल में वो क्या सीन है? असल में वो ये सीन है। हाँ जी, जब आपके न्यूक्लियॉन्स अलग अलग पड़े हैं तो कुछ और ज्यादा मास है, जब वो न्यूक्लियॉन्स जुड़ गए हैं तो कम मास है। क्यों? जब ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स क्या होगा? जब ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, जी जनाब, जब ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स क्या कर रहे हैं? जब ये इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स जुड़ रहे हैं, जुड़ने से आपने पिछले पेज पे क्या कहा था? ये वाली डायग्राम बल्कि यहाँ बना लें, यहाँ बनाए आप, वो जो मैंने यहाँ ड्राइंग बनाई वो यहाँ बनाया, सॉरी वहां ना बनाइए। सर जिस तराजू को ऐसे होना चाहिए था वो तराजू ऐसा है।
कि अगर मैं यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स ऐसे रखूं और उनको जोड़ के रखूं, तो इंडिविजुअल वालों का मास क्या है, ज्यादा है, और न्यूक्लियस का मास कम है। क्यों? या तो क्या करो, या तो न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उसको एनर्जी दे दो, ठीक है, या जब आपने इन न्यूक्लियस को जोड़ना है तो इसमें से एनर्जी निकाल दो, ठीक है। ये अनबैलेंस था, एक मैथ्स का डिफेक्ट था कि वही 4 चीजें यहां पड़ी हैं, वही 4 चीजें यहां पड़ी हैं, ये वाली 4 चीजें अलग अलग पड़ी हैं, वो 4 चीजें यहां जुड़ के पड़ी हैं। अगर मैं कहूं ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे भी ये 2 प्रोटॉन्स हैं और ये 2 न्यूट्रॉन्स हैं। नजर नहीं आ रहा, खुद देख लो। ये P है, P फॉर प्रोटॉन, ये भी P है, P फॉर प्रोटॉन, ये N है, N फॉर न्यूट्रॉन, ये भी N है, N फॉर न्यूट्रॉन। यहाँ पे 2 P's हैं, इसमें PP है, इसमें N और N है, ठीक है। बस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इसको ड्रॉ कर लो खुद से। चलो ड्राइंग थोड़ी ठीक कर देता हूँ यार। हाँ जी, एक P, दूसरा P, एक N, अलग अलग है ये, यहाँ पे जोड़ के बनाओ, एक P, दूसरा P, एक N, ये लो जी। अब ठीक है, अब ठीक है जी। जुड़ के पड़े होने का सीन ऐसा है, अलग अलग पड़े होने का सीन ऐसा है? सो जो मैथ्स डिफेक्ट है ये किस वजह से है? ये मैथ्स डिफेक्ट किस वजह से है? साइंसदान साहब कहते हैं, आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि जनाब ये जो मैथ्स का डिफेक्ट है ना, ये जो मैथ्स का डिफेक्ट है ये एनर्जी की वजह से है। एनर्जी की वजह से, जब मैथ्स, दिस अकॉर्डिंग टू हिम द मैथ्स डिफेक्ट इज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल न्यूक्लियस। इंडिविजुअल न्यूक्लियस जब जुड़कर न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो मास क्या हो जाएगा? some mass of the nucleons will be converted into energy when nucleus is formed। ठीक है, ठीक है जी। अब ये जो मास का डिफेक्ट है, या ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी को द एनर्जी रिलीज, एक तरफ से रिलीज हो गई, एक तरफ तो रिलीज होगी, दूसरी तरफ इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस रिलीज्ड एनर्जी को क्या कहा जाता है? The energy, the amount of energy released leaves behind a concept of binding energy। है जी, when nucleus is formed, when nucleus is bound, ठीक है, when nucleons join together, when nucleons bind together, ठीक है, there is a binding force। चलो जी अगला लेवल। अब इसी बात को जरा डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ, इसी बात को एक डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ। There is a nuclear force between the nucleons। जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, न्यूक्लियंस ज्वाइन टुगेदर होते हैं, या व्हेन न्यूक्लियंस बाइंड टुगेदर। एक काम करिए, देखें, व्हेन न्यूक्लियंस बाइंड टुगेदर। अगली बात अभी है, पिछली बात खत्म हो गई है, उसी से मिलती जुलती अगली बात। व्हेन न्यूक्लियंस बाइंड टुगेदर to form a nucleus, when nucleons bind together to form a nucleus, क्या होता है? ठीक है, जब वो बाइंड होते हैं तो उनको बाइंड करने के लिए क्या होता है? There is a very strong force that holds them together, that is known as nuclear force। That is known as nuclear force। है जी, that is known as nuclear force। अच्छा, फिर मैं कहता हूं due to which an energy exists between क्या? Due to which an energy exists inside the nucleus।
due to which an energy exists inside the nucleus. That is known as, that is nuclear energy. That is nuclear energy, also known as binding energy, and that is equal to the amount of energy released when nucleus is formed, or that is equal to the amount of energy required to what? To disintegrate the nucleus. Amount of energy that is required to break the nucleus. लो भाई, जो क्या हुआ, हमने 3 अल्फाज निकाल दिए. हमने कहा एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, या फिर एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन न्यूक्लियस इज ब्रोकन, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. या फिर कहो यार छोड़ो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है कि रिलीज्ड है, जस्ट कॉल इट, ये वो एनर्जी है जिसके थ्रू न्यूक्लियॉन्स बाइंड हुए हैं, जिसके थ्रू न्यूक्लियॉन्स बाइंड हुए हैं. हाँ जी, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, जी भाई कुछ नई बात निकली कि हमने कहा सर जो न्यूक्लियस होता है ये A2 लेवल है ना. वो लेवल्स की तरह तो नहीं पढ़ाऊंगा जी. न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. वो तो आपको बहुत बच्चों वाली बात लगती होगी, आपको ये बात तो बहुत बच्चों वाली लगती होगी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं और न्यूक्लियॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं. ओके, तो सबको पता है, तो 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है. अब उनके दरमियान में एक फोर्स है. चलो जी, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में एक फोर्स है, ये बात AS में पढ़ाई जाती है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स होती है. ठीक, हम कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर एक एनर्जी है. चलो ये बात भी हम ऑर्डिनरी लेवल पे तस्वीर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियर एनर्जी है. अच्छा, और उस न्यूक्लियर एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है, वो बाइंडिंग एनर्जी है, या वो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड है, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन है, या वो एनर्जी असल में मास डिफेक्ट के साथ रिलेटेड है. एक ही वक्त में मैं 4-5 किस्म की बातें कर रहा हूं आपसे. एक ही वक्त में मैं आपसे 4-5 किस्म की बातें कर रहा हूं. और वो क्या बातें हैं जनाब, गौर से मेरी बात सुनिए. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पिछले पेज पे जाते हैं. मैंने आपसे कहा हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, उनके दरमियान में होती है न्यूक्लियर फोर्स, उसके अंदर हो सकती है न्यूक्लियर एनर्जी. और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका ताल्लुक है मास डिफेक्ट के साथ. क्या ताल्लुक है, फॉर्मूला मैंने बिल्ड करना है, अभी एक फॉर्मूला मैंने बिल्ड करना है. एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एज वेल. न्यूक्लियस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का भी. ठीक है, और वो मास डिफेक्ट जो है वो किस वजह से है, वो मास डिफेक्ट किस वजह से, आइंस्टाइन साहब ने कहा है दैट इज ड्यू टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. या उन्होंने कहा सम मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. और जो कितना ज्यादा वो जो मास कन्वर्ट हुआ है वो, आई बिलीव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिलीज्ड. आई बिलीव दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. एक काम करें, यहां तक लिख चुके सब, मैं समराइज करूं बात को समराइज करूं, अगले पेज पे जाता हूं, बात की समरी बयान करता हूं. जो भी मैंने बात अभी खोली है मैं उसकी जरा समरी आपके सामने बयान कर लूं. अब देखिए, मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं न्यूक्लियर फिजिक्स. क्या पढ़ाना न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, सर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान
एक न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में एक न्यूक्लियर फोर्स होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है, और देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैच डिफेक्ट। न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होता है? न्यूक्लियर, एक सेकेंड, न्यूक्लियस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मैच डिफेक्ट का, ठीक है। 2 मिनट रुकिए, ठीक है। आमना, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस तरह से मेरे लेक्चर्स लेते हो। आपको हर रोजाना एक ही प्रॉब्लम होता है, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, जो एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर क्या होता है, या एब्जॉर्ब होती है व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड और न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटेड, देयर इज दिस मैच इफेक्ट। जी आमना बेटा, अगर आप असली वाले आमना हो तो मुझे प्लीज आपने ना एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना कि सर ये सिचुएशन हुई है, ठीक है जी। असली वाली आमना है तो आप एक मैसेज लाजमी कर दें। जी तो भाई, ये अल्फाज समझ आ रहे हैं? प्लीज बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को ये वाले अल्फाज समझ आ रहे हैं? जी होगी, मैथ्स भी होगी, लाजमी होगी। ये सर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, मैथ्स का कोई मसला है, कोई मैथ्स डिफेक्ट है, और बाइंडिंग एनर्जी है। अब अगर मैं कहूं कि जो मैथ्स डिफेक्ट है और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या इस बात में किसी को परेशानी है? ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, this binding energy is either released, this is released when what happens? When the nucleus is formed, and this is absorbed or required. This is absorbed or required when the nucleus is disintegrated. अच्छा, अब ये एनर्जी उसको होल्ड करके रखती है। वैसे तो बाइंडिंग का मतलब है दिस एनर्जी विल होल्ड द न्यूक्लियॉन्स, दिस एनर्जी होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटेड। मैं जो अब आप थर्ड बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटेड और न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? जी जनाब, मैं कह रहा हूं once the nucleons are joined in the nucleus they will lose negligible parts of the individual masses in the form of क्या जी? किधर चला गया मैसेज जी? in the form of energy which collectively creates a significant loss of mass, right? Negligible parts of their individual masses. बताता हूँ। इक्वेशन बन जाएगी तो आप ये सवाल पूछ लेना। जब मैं इक्वेशन बना लूंगा तो आप ये सवाल पूछ लेना। मैं कहता हूँ द बाइंडिंग एनर्जी that is released or absorbed, when nucleus is formed or disintegrated. The binding energy that is released or absorbed when nucleus is formed or disintegrated, ठीक है, is what? Is directly proportional to what? Is directly proportional
proportional to the mass defect, या mass defect is directly proportional to the binding energy, या फिर आप क्या कह दीजिए? The binding energy that is released or absorbed when nucleus is formed or disintegrated is directly proportional to the mass defect. ठीक है, या mass defect is directly proportional to the binding energy. आप mass defect को पहले लिखते हैं, binding energy को बाद में लिखते हैं, binding energy को पहले लिखते हैं, mass defect को बाद में लिखते हैं, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कहना बस मैं ये चाहता हूँ ये जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और ये जो mass defect का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों चीजें आपस में क्या हैं? ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। क्या है भाई? ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। The binding energy is directly proportional to the mass defect और the mass defect is directly proportional to the binding energy। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने काफी देर से एक ही कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं कि बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से मैस डिफेक्ट है या मैस डिफेक्ट की वजह से बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आइंस्टाइन साहब फरमाते हैं कि these two quantities are directly related to each other। This is that line जिसकी वजह से हम फेजेस को डिफाइन कैसे करते हैं? Physics is defined as the study of matter, energy and their relationship। तो मैटर का और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? इनका आपस में रिलेशनशिप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैटर एंड एनर्जी इज डायरेक्टली, अगर कभी जिंदगी में, अगर कभी किसी फिनोमेना में, अगर कभी किसी सिचुएशन में मैटर ने एनर्जी में कन्वर्ट होना है, मैटर जिस तरह ये सिचुएशन है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के दौरान मैटर एनर्जी में या एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, तो प्लीज याद रखिएगा हम क्या कहते हैं? बोथ दीज क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड यू नो व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी के लिए अगर मैं सिंबल देता हूं ई का, और मैस डिफेक्ट के लिए अगर मैं सिंबल देता हूं डेल्टा एम का, मैस डिफेक्ट के लिए अगर मैं सिंबल देता हूं डेल्टा एम का, तो प्लीज बताइए ई और डेल्टा एम आपस में क्या होंगे? ई और डेल्टा एम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्रिएट होगा, और इस वक्त उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? एक बात याद रखिए, उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10 पावर 16, जिसका मतलब है 3 इंटू 10 पावर 8 का क्या? 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर, जो कि असल में कौन है? जो कि असल में सी का स्क्वायर है। इस वक्त कांस्टेंट की वैल्यू सी के स्क्वायर के बराबर है, तो यू नो व्हाट, E is equals to delta m into E is equals to C का स्क्वायर into delta m। या फिर जिस तरह से बचपन में हम लोगों ने याद किया हुआ है, बचपन से हमने याद किया हुआ है, क्या हमने याद किया हुआ है सर? E is equals to E की जगह E, डेल्टा m की जगह हम लिखते हैं, या फिर फेमसली नोन एज E is equals to mc square। This is the famous Einstein's equation। This is the famous Einstein's equation। हाँ जी, it is the famous, लिखिए इसका, लिखिए ये बात लिखिए, it is the famous Einstein's equation। ठीक है। So अब इस आइंस्टाइन की इक्वेशन में what is this E? E is the energy released or absorbed when the nucleus is formed or disintegrated। What is M? M is the mass defect of the nucleus, the mass that is converted into energy। What is C? C is the square of the speed of light। It is equals to क्या? It is equals to the square of the speed of light। It is equal to the square of the speed of light। It is equal to the square of the speed of light। जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? या फिर अगर आप यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कराओगे तो आई विल टेल यू टू डिफाइन दिस बाइंडिंग एनर्जी एज क्या? डिफाइन दिस बाइंडिंग एनर्जी एज द प्रोडक्ट ऑफ mass defect
एंड क्या, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं इस पेज से अगर मेहरबानी हो, इजाजत हो, तो आगे चला जाऊं। C stands for in the equation, C एक तरह से तो कांस्टेंट है, या तो एक तरह से कांस्टेंट है, या वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का वो स्क्वायर है। C स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। What does it stands for? It is a constant of proportionality, which is equal to the, how did we know that C square is the constant? अल्लाह अकबर, अहमद जफर, ये प्रोपोर्शनैलिटी नजर नहीं आ रही। प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इक्वालिटी आ रही है, तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी है। जी अहमद, क्या पूछना चाह रहे हो? बट व्हाई इज दैट कांस्टेंट स्पीड? क्या अहमद पुत्र, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा जरा। AHMAD, अहमद जफर, खुद को भाई मेरा अनम्यूट कर, मुझे सवाल समझा अपना। अहमद जफर, मुझे जरा खुद को अनम्यूट करिए और सवाल समझाने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे, आपको माइक नहीं है, वैसे ही कंप्यूटर से आवाज नहीं आएगी क्या? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया ऑनेस्टली, मैं चाहता हूं मुझे अपना सवाल एक्सप्लेन करें दोबारा। How we arrived to make C constant, why speed, why not any other constant? यार हमने कोई ये पहली दफा कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे कांस्टेंट नहीं पढ़े। आपने मुझसे कभी ये तो नहीं पूछा कि कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं, क्या होती है कैपिटल जी की वैल्यू? होती थी ना, पता नहीं, समथिंग लाइक 10 पावर -11 या जो भी है, 1.67 या 6.67 into 10 पावर -11, 6.67 into 10 पावर -11। आपने इस वक्त मुझसे इसकी वैल्यू पूछी थी कि क्यों इसकी वैल्यू ये है, या फिर आपने कहीं पे ओके निकाला होगा 8.99 into 10 पावर 9, या पता नहीं 9.0 into 10 पावर 9। यहाँ क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे कि सर इसकी वैल्यू ये क्यों नहीं होती, या इसके अंदर पता नहीं मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन की पता नहीं कुछ खप डाल दी थी। यहाँ भी एक कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट की वैल्यू है 9 into 10 पावर 16, या फिर 3 into 10 पावर 8 का स्क्वायर, जो कि हमें पता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। और वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसका एक स्क्वायर, उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ मैं क्यों ना कांस्टेंट को C का स्क्वायर लिख दूं। अब C के स्क्वायर को लिख, साइंसदान को C के स्क्वायर के अलावा कुछ और याद क्यों नहीं आया, उसको यहाँ पे C का स्क्वायर ही क्यों उसने बनाया है, ये तो पुत्र अगले एक चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स, वहां समझ आएगी। फिलहाल तो एक कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कांस्टेंट की वैल्यू C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर लिखो भाई। क्योंकि चलो ओके, मैं आपको एक और अगले चैप्टर की स्टेटमेंट दे ही देता हूं। असल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो पता है किस तरह से रिलीज होती है? ये जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है न्यूक्लियस में से जो रेडिएशंस निकलती हैं, कौन सी रेडिएशन निकलती हैं? गैमा रेडिएशंस निकलती हैं। अल्फा और बीटा की बात नहीं कर रहा, गैमा एक प्रॉपर एक रेडिएशन है, प्रॉपर एक एनर्जी है, प्रॉपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो 3 into 10 पावर 8 होती है। तो वो जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी विद द स्पीड ऑफ लाइट निकलती है। हाँ, आप समझ आ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों है? जो एनर्जी निकली है न्यूक्लियस में से, वो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान शायद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से निकली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली है। नाउ दिस मेक्स सेंस। चलो सेंस बना लो जी। द एनर्जी रिलीज्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, एक पेज के हेडर लिखो। अहमद, आपने सवाल पूछा कि स्पीड ऑफ लाइट कहां से आ गई, तो लिखो जी, द एनर्जी रिलीज्ड इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, नॉट लाइट, डोंट राइट एग्जैक्टली, विजिबल लाइट तो नहीं निकलेगी, तो डिपेंड करता है, मुझे लगता है गैमा रेडिएशन निकलेंगी। द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लिख दो, ये लिख दो साइड पे एक नोट लिखना है, द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो बच्चों, मैं अगले पेज पे जा सकता हूं, और मैं वहां जाके क्या लिखना चाहता हूं, मैं यहां जाके लिखना चाहता हूं क्या चीज, कि बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे आप। बाइंडिंग, नया जिंदगी में फॉर्मूला ड्राइव किया ना, तो नया जब भी फॉर्मूला ड्राइव होता है तो उसमें से एक फॉर्मूला निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज क्या, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
is defined as the product of क्या चीज, mass defect, is defined as the product of mass defect and the mass defect of the nucleus, binding energy of the nucleus of any nucleus is defined as the product of mass defect, defined as the product of mass defect of the nucleus of any nucleus, and what, and the square of क्या, and the square of the speed of light, that is c is equals to 3 into 10 power 8 meters per second. उसका स्क्वायर लेना जरूरी है, उसका स्क्वायर लेना जरूरी है जी। तो भाई इस नए फॉर्मूले को लिखा है, क्या आप इस नए फॉर्मूले को याद रखेंगे? क्या इस नए कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे? हाँ जी। सो मैं जरा पहले पेज पे जाता हूं दोबारा से रिवाइज करने के लिए कि मैं क्या लिखवा रहा था। मैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स और फिर कि टोटल मास बराबर है, बराबर नहीं है, मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है, सो मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स माइनस द मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस, वो क्या है? एक काम करेंगे, एक काम करेंगे प्लीज, एक काम करिए, सवाल लिखिए, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं, आप वहां पे क्या करें, सवाल लिखो जी यहाँ पे, इस टॉपिक को एंड करते हैं फिर। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, दिस वन। अलवीना ये वाला पेज, बच्चों बताएंगे प्लीज कौन सा ये वाला, आगे चला जाऊं? ओके, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस दैट इज He, नीचे लिखा हुआ है 2, ऊपर लिखा हुआ है 4, नीचे लिखा हुआ है 2, ऊपर लिखा हुआ है 4, ठीक है। इसके लिए अगर मैंने निकालना है पहले क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड जी, इसका मुझे वो निकालना है जनाब, क्या होता है, बुक से वैल्यूज लेता हूँ, बुक की वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। किसका जी, ये मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 × 10⁻⁷ ये किसकी वैल्यूज हैं जी, ऑक्सीजन की हैं। हाँ जी 1.67, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। जो सवाल में वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यूज हैं जी, नंबर 1 प्रोटॉन का उसने मास क्या दिया, वेयर प्रोटॉन का जो अकेले का मास है वो है जी 1.67, सपोज करो सवाल में वैल्यूज क्या है, 672623 into 10 पावर, इन वैल्यूज का जब सवाल सॉल्व करना है इतने के जी। फिर न्यूट्रॉन्स का जो मास दिया हुआ है दैट इज 0.1, इट इज 1.67 4929 into 10 पावर -27 kg। और वो कहता है जी हीलियम के जो न्यूक्लियस का कलेक्टिव मास है वो क्या है, वो है जी 6.644661 into 10 पावर -27 kg। ये लो, ये वैल्यूज सवाल वाले ने दी हैं, सवाल वाले ने पेपर के साथ सवाल के अंदर ये वैल्यूज गिवन है जी, आपको पता ही नहीं है, मैंने डेटा बुक से वैल्यूज लिखी
बताओ जी, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मुझे लगता है पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। इन चीजों को देखकर पहले जरा मास डिफेक्ट निकाल लो। व्हाट इज मास डिफेक्ट? mass of individual nucleons minus mass of the nucleus। ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। डेल्टा एम करने के लिए मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में से मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस करना पड़ेगा। ओके, मुझे बताओ हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स में से एक पूरे का पूरा न्यूक्लियस होता है, पूरे का पूरा हीलियम का मास होता है। ठीक है, इंडिविजुअल वाले अलग अलग निकालो। 2 into 1.67 2623 into 10 power minus 27 plus 2 times 1.67 4929 माइनस हीलियम का डायरेक्ट मास कितना है? हीलियम का डायरेक्ट मास जो है वो मेरे पास गिवन था 6.67 6.64 4661 into 10 power minus 27। ठीक है जी, जो भी वैल्यू है 6.64 4661 into 10 power minus 27, इन सारों को जरा कैलकुलेटर में पुट करके माइनस करके जवाब बताओ जी। 2 multiplied by 1.672623 plus 2 multiplied by 1.674929 minus 6.64 4661 into 10 power into बस। ठीक है जी, ये सारा आंसर 10 पावर माइनस उसी में आएगा। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 0.05043 into 10 पावर minus 27 kg जी। और अगर आप इसका 1 और 2 डेसिमल प्लेस आगे कर दो तो पावर मजीद माइनस हो जाएगी। इट विल बी 5.0443 into 10 पावर minus 29 kg। ये लो जी आप, ये तो आ गया मास डिफेक्ट, ये तो आ गया मास डिफेक्ट 5.04। ठीक है जी, दिस इज मास डिफेक्ट नाउ। कि आपने इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में से कलेक्टिव न्यूक्लियस का मास माइनस किया, क्योंकि इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है, कलेक्टिव न्यूक्लियस का मास थोड़ा कम होता है। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एक जवाब आएगा, और वो जवाब क्या है जी? मास डिफेक्ट आ गया। अब क्या चाहिए सर? अब तो असल में तो हमें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या था? दैट वाज मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। मास डिफेक्ट जो भी है 5.0443 इंटू 10 पावर माइनस 29 इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 इसका होल स्क्वायर। तो जो कैलकुलेटर में मेरे पास आंसर आया था उसको करते हैं इंटू 10 पावर इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या इसका होल स्क्वायर। The answer comes out to be 4 point चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 5 point या 4 point something 4.53 5398 53987 into 10 power minus 12 क्या चीज? जूल्स जी भाई। So you know what, sir, why didn't you multiply 10 power minus 27 with this? किया ना बेटा, कर दें into 10 power minus 27। वो मेरा फोकस कैलकुलेटर पे था, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करें, चेक करें, ये आंसर आता है। पहले डेल्टा एम आया होगा, ये
मास के डिफेक्ट को अगर आप चेक करो तो आ रहा है 10 की पावर -29 kg में। मास का डिफेक्ट है बहुत थोड़ा, लाइक बिल्कुल 10 पावर -29 की क्या वैल्यू होती होगी, क्या वैल्यू होती है, कोई भी नहीं। लेकिन लेकिन जब आप एनर्जी की कैलकुलेशन करते हो तो वो बहुत बड़ा है, वो से 10 पावर 16 टाइम्स बड़ा है, 10 पावर 16 17 टाइम्स बड़ी वैल्यू आ रही है। 10 पावर -12 इज समथिंग लाइक, मतलब 10 पावर -27 से 10 पावर 17 टाइम्स बड़ी है। आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता 10 पावर 17 कितना होता है जूल्स के हिसाब से। बहुत ज्यादा एनर्जी, एक न्यूक्लियस, सिर्फ एक न्यूक्लियस। अब अगर मैं कहूं एक नहीं, अब अगर मैं कहूं एक नहीं, ढेर, मतलब करोड़ों अरबों खरबों न्यूक्लियस हैं, तो उसको मैं करोड़ों अरबों खरबों से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी ढेर सारी एनर्जी होगी उनके अंदर, बाइंडिंग एनर्जी की सूरत में, जो कि अगर फट पड़े खैर न्यूक्लियस के अंदर क्या रिएक्शन होगा उस तरफ मैं बात को लेके जाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतनी ही बात कैरी करना चाहता हूं। मुझे प्लीज बताइए, आप में से अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। इस बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कैरी कैसे करूंगा, इसमें से मैंने क्या मतलब निकालना है, क्या मकसद निकालना है, वो बाद में देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। जी प्लीज, अभी किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरे पास आपको देने के लिए एक सवाल जरूर है। मेरे पास सवाल ये, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस। यूरेनियम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, उसकी वैल्यूज में ढूंढ के आपको बता देता हूं। कैलकुलेट द जी बेटा, सर बाबर को फोन करके पूछ लीजिए, सर बाबर को फोन करके पूछ लीजिए। Only 700 milligrams of uranium was used in Hiroshima. हाँ जी, goes to show the amount of energy that can be produced. Oh yes, 700 milligrams of uranium was used in Hiroshima. देख लो जी। तो जरा मुझे यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी बताओ, एक न्यूक्लियस का। यूरेनियम, यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम होता है सर U92, नीचे होता है 92, ऊपर होता है 238। ठीक है, इसका जो मास है, इसका जो कलेक्टिव मास है यूरेनियम, यूरेनियम का जो मास है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू है मेरे पास जी 3.952 95283 इंटू 10 पावर -25 kg। बाकी एक प्रोटॉन वाली वैल्यू आपने यही लेनी है, एक न्यूट्रॉन वाली वैल्यू आपने यही लेनी है, और आपने इसका मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकाल के बताना है। आपने इसकी मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकाल के बतानी है जी। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज। एनीवन? नो? आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है। बेसिकली वो न्यूक्लियर एनर्जी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होती है जब न्यूक्लियस फॉर्म या डिसइंटीग्रेट हुआ होता है, और उसकी फॉर्मेशन या डिसइंटीग्रेशन के दौरान एक मास का मसला होता है जिसको हम मास का डिफेक्ट कहते हैं, और उस मास के डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी के साथ एक ताल्लुक होता है जिसको हम फेमस आइंस्टाइन की इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो मैंने एक अजीब व गरीब सी चीज को बड़ा सिंपल तरीन करके समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको सिंपल तरीन चीज समझ आई होगी। किसी के पास सवाल है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं, आप जरूर पूछ सकते हैं जनाब। जी भाई, एनी क्वेश्चंस प्लीज? Yes, so very less mass can release a lot of energy. Exactly, very less mass can release a lot of energy. थोड़ा सा mass difference, तो मैटर थोड़ा सा हो, उस थोड़े से मैटर में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उस थोड़े से मैटर में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जी।
थोड़े से मैटर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काश के ये बात किसी को पता होती कि इस थोड़े से मैटर में कितनी ढेर सारी एनर्जी है, तो उल्लू का पट्ठा ज़रूर सजदा कर देता। और अगर वो ज़रूर सजदा कर देता, ठीक है, तो आज ये कटा ही ना होता जिस कटे में हम फंसे हुए हैं। हाँ, सो उस उल्लू को लगा मैं ही एनर्जी हूँ, मैं आग का बना हुआ हूँ, ये मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी का पुतला मुझसे ज़्यादा कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मुझसे ज़्यादा कैसे मजबूत हो सकता है। उल्लू कहीं के, तुझे आइंस्टाइन क्यों नहीं मिला है? तेरे कान में आके बताता कि जरा तू इसके मैटर को जरा सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, इसके मैटर को, इसके मैथ्स को सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, फिर चेक कर इसके एनर्जी कितनी है। वो सिर्फ हमारा मैथ्स देखता रहा। शैतान उल्लू ने सिर्फ बाबा आदम का मैथ्स नोट किया, ठीक है। बड़ा इल्मी समझता था खुद को, ठीक है। बड़ा कहता जी मुझे बड़ा पता है, मुझे कख पता है, उसको एक इक्वेशन उसको पता नहीं थी, हैं, ढक्कन पता था उसको, कुछ भी नहीं था पता उस उल्लू कहीं के इंसान को। इंसान तो था ही नहीं, जिन था, जिन था। अकल की कमी थी, इल्म की कमी थी, इल्म की कमी थी उसके पास कि ए अल्लाह मैं क्यों सजदा करूं इसको, ये तो मिट्टी का बना है, मैं तो आग का बना हूं, और तेरे बकौल मैं जो है वो क्या कहते हैं, आग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आग बड़ी ज्यादा एनर्जी वाली चीज होती है, मिट्टी में किधर से एनर्जी आई। उल्लू कहीं के, मल्टीप्लाई कर जरा मिट्टी को सी के स्क्वायर के साथ, ठीक है, सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, 3 × 10⁻8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, 10⁻16 टाइम्स बड़ी चीज आ जाएगी, हैं। हाँ, शैतान ने मैट्रिक में 3rd डिवीजन ली थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता तो उसको पता चलता 60 किलो का इंसान है या 100 किलो का इंसान है, इसके अंदर एनर्जी मुझसे कितनी ज्यादा है। और ये खैर जो भी है, असल चीज फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, असल चीज ये थी खुदा का हुक्म था। अगर वो हुक्म किसी बहुत कम एनर्जी वाली चीज के लिए भी होता, ठीक है, बस खुदा का हुक्म था, अल्लाह ने इम्तिहान लेना था, वो इम्तिहान में फेल हो गए। हाँ, उसने जो बहाना बनाया वो बेवकूफ बहाना, बेवकूफ नहीं, कम अकल का बहाना था, कम अकल का बहाना था। बस अल्लाह ने उसको मरदूद करार देना था, ठीक है। वो कल तकदीर की बात हो रही थी ना, अल्लाह ने तो उसको नहीं कहा कि तू मेरा हुक्म न मान, ठीक है, हैं। अल्लाह ने तो उसको नहीं कहा कि मेरा हुक्म न मान, लेकिन वो तो उसने खुद किया। उसको भी अल्लाह ने इजाजत दी थी, तेरी मर्जी है भाई, हैं, अपनी मर्जी से, मेरा तो एक हुक्म है बस, मैं तो चेक करना है कि कौन मेरा हुक्म मानता है कि नहीं मानता, ठीक है। वो मरदूद हुआ, मरदूद होते साथ साथ ही क्या कर गया, मरदूद होते साथ साथ ही हमें भी सही जो है ना, वो क्या कहते हैं, हमारे साथ भी मसला करा गया। खुद तो मरदूद वही हुआ, हमारे कान में भी आके कुछ कह गया कि ए आदम जा उस दरख्त के पास, वहां जाएगा तू इटरनल हो जाएगा, है। आदम भी क्या करता, आदम भी मजबूर था अपनी एक इंसानी आदत से कि बहलावे में आ गया, फिसल गया, है जी। जब फिसल गया तो उसने भी अल्लाह का हुक्म अल्लाह का हुक्म इग्नोर कर दिया। खुद तो डूबे थे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो शैतान ने हमारे साथ ये काम किया, खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन बहरहाल हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला किस्सा ही ना होता, ठीक है, तो आज ये ए लेवल्स में फिजिक्स भी ना होती, ठीक है। इंसान खुद भी एक शैतान नहीं, इंसान खुद एक शैतान नहीं है, इंसान के अंदर एक शैतानी सोच है। इंसान कब है भाई, इंसान के अंदर अल्लाह ने दो तरह के नफ्स रख दी हैं, नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा, है। एक अच्छी सोच और बुरी सोच उसके अंदर बिल्ड कर दी है, ठीक, या एक शैतान उसके साथ छोड़ दिया है। अल्लाह ने हमारे अंदर अपनी अपनी सोच, रहमानियत भी रखी है, और एक शैतान को भी क़यामत तक एक मौका दे दिया है कि जा यार तू इंसान के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वो अपनी दुश्मनी निभा रहा है हमसे अपनी दुश्मनी निभा रहा है, ठीक है। तो जी चलो जी, एक में वफा नहीं, दूसरे को वफा की उम्मीद नहीं, चलो जी ठीक हो गया। बहरहाल मैथ्स को, सॉरी फिजिक्स को एंड करते हैं, फिजिक्स को एंड करते हैं और यहाँ से आगे मैथ्स ना चाहता हूँ, ठीक है। मैथ्स के लेक्चर को कैरी करते हैं और मैथ्स में कुछ सवालात रहते थे, उन सवालात को थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करते हैं। एक सवाल कल मैं वैसे बड़ा गलत तरीके से आपको करा रहा था, मैंने उसको जब दोबारा ऑब्जर्व किया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैंने सवाल में कोई गलती की थी आखिरी सवाल के अंदर। जी बच्चों, बाय बाय, टाटा, गुड आफ्टरनून। बताइए ये